शिक्षा और साहित्य दोनों का परस्पर गहरा संबंध है। दोनों जैसे एक दूसरे की जड़ों को सींचते हैं और जितना सींचते हैं वे उतने ही पल्लवित पुष्पित होते हैं और फिर अपनी खुशबू को दूर तलक फैलाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना रहा है, उसे आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना, समाज में एकता, समता, बंधुत्व के भाव भरना एवं जल, जंगल और जमीन के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति उनको कर्तव्य बोध करवाना रहा है। शिक्षा में वो ताकत है जो मनुष्य के भावों को हिमालय से पार और विचारों को सागर से भी गहरा बना देता है। साहित्य भी अपने अंदर उन्हीं मूल्यों को संजोए रखता है। उसमें भी जहां समाज की विसंगतियों, कुरूपताओं, रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वास, संकीर्णताओं एवं वे सभी कमजोरियां जो समाज के ढांचे को कमजोर करती हैं, उन पर प्रहार कर एक आदर्शवादी समाज की परिकल्पना भी समाई रहती है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है। यदि हमें किसी समाज के बारे में जानना है तो हमें वहां के साहित्य को पढ़ना आवश्यक है। रामचंद्र शुक्ल ने भी इस बारे कहा है, साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। इस तरह कहा जा सकता है कि शिक्षा और साहित्य की कोई सीमा नहीं, वे देश विदेश तक एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। शिक्षा से मनुष्य के व्यक्तित्व में उत्तरोत्तर विकास होता है। यह विकास साहित्य के बिना अधूरा जान पड़ता है। शिक्षा से विचारों का आविर्भाव होता है, उन्हीं विचारों से भावों की फसलें उगती हैं। वहीं विचार और भाव मिलकर साहित्य सृजन में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्हीं से साहित्यिक विधाएं विकसित होती हैं। साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पूर्व में केवल पद्य में ही रचनाएं पढ़ने को मिलती रही हैं। कालांतर में गद्य विधाएं विकसित होती गई, उनका विस्तार होता गया। आज हमारे सामने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी और लघु कथाएं आदि विधाएं हैं। और यहाँ केवल विधाओं का विस्तार ही नहीं बल्कि शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। शिक्षा में विधा संबंधी नए नए अध्याय जुड़ते चले गए। सूरदास द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी चित्रण होने के उपरांत रसों में एक नया रस वात्सल्य रस के नाम से जुड़ जाता है। इस तरह उन विधाओं के तत्वों पर मंथन किया जाने लगा, उनके इतिहास लिखे जाने लगे, शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य किए जाने लगे, देशी विदेशी साहित्य की तुलनाएं की जाने लगी। शिक्षा के अंतर्गत जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र आदि अपनी विशेष भूमिका अदा करते हैं। उनके ज्ञान बिन प्रभावशाली साहित्य सृजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाज शास्त्र को पढ़े बिना समाज के ताने बाने को समझ पाना मुश्किल है। वैसे भी हमारा समाज विविधताएं लिए हुए है, अमीर गरीब ऊंच नीच में बंटा है और समाज में अधिकतर झगड़े इन्हीं कारणों से होते हैं। यदि इन कारणों की तह में जाए बिना सृजन किया जाएगा, वह प्रभावशाली साहित्य नहीं बन पाएगा, वह तो केवल कोरी कल्पना बनकर रह जाएगा। कोरी कल्पनाएं कविताओं में हो सकती हैं, गद्य में नहीं। एक साहित्यकार को समाज शास्त्र की तरह ही मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि एक कलमकार को किसी भी पात्र के चरित्र चित्रण करते समय उसके मनोभावों को समझना जरूरी है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक डाकू और एक मेहनतकश व्यक्ति की सोच में क्या अंतर है, एक ईमानदार और बेईमान किस किस तरह से सोचते हैं। इसी प्रकार एक साहित्यकार आदर्श समाज की परिकल्पना लेकर आगे बढ़ता है। उसके लिए उसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि साहित्य में शिल्प की बात की जाए तो वह शिल्प भाषा से ही गढ़ा जाएगा। आगे वही शिल्प एक साहित्यिक रचना को खूब अधिमान दिलाएगा। इसलिए एक साहित्यकार को भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। वही ज्ञान साहित्य सृजन में सहायक होता है। उसमें वाक्य विन्यास किस तरह के होने चाहिए,
कहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग होगा, कहाँ तद्भव शब्द आएगा और देशी विदेशी शब्द कहाँ प्रयोग होंगे, यह सब भाषा विज्ञान से समझ आ सकता है। दूसरी बात, साहित्य में संतों की वाणियों से नए नए शब्द निकल कर आए जो भाषा में जुड़ते चले गए। आंचलिक शब्द भाषा में जुड़ते चले गए, इनसे भाषा का विस्तार हुआ। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि साहित्य सृजन एक जिम्मेदारी भरा कार्य है। यहाँ शाब्दिक अशुद्धि अर्थ का अनर्थ कर देती है, उसके भावों को बदल सकती है, उसकी रचना को कमजोर कर सकती है। शिक्षा और साहित्य के अंतर संबंधों को समझने के लिए इन बातों की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हिंदी पाठ्यक्रम में प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा पढ़ाई जाती है। दूसरी ओर इतिहास के विद्यार्थियों को देश की आजादी में नरम दल और गर्म दल की भूमिका को समझाया जाता है। यदि विद्यार्थी दो बैलों की कथा पढ़ चुका होता है तो वह आसानी से समझ सकता है कि गर्म दल और नरम दल की विचारधाराओं में क्या अंतर है, क्योंकि कहानी में मोती नाम का बैल गर्म दल का तो हीरा नाम का बैल नरम दल का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह ईदगाह कहानी में हामिद द्वारा अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना केवल चिमटा खरीदना नहीं है, बल्कि उसके पीछे मानवीय मूल्यों को पोषित करना है, रिश्तों में प्रगाढ़ता लाना है, बच्चों में अपने दादा दादी के प्रति श्रद्धा का भाव लाना है, दो पीढ़ियों का जुड़ाव करना है। यही उद्देश्य साहित्य का और यही उद्देश्य शिक्षा का भी है। वे दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। आज विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में श्रेष्ठ लघु कथाएं सम्मिलित की जा रही हैं। यह सब लघु कथाओं के कथ्य एवं शिल्प का प्रभाव है जिसने पाठकों को गहरे से प्रभावित किया है। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को जो ज्ञान देना चाहते हैं, हो सकता है वह बच्चे के लिए अरुचिकर हो, उसके स्तर का ना हो, उलझन भरा हो। उसे रुचिकर बनाने के लिए साहित्य ही कारगर हथियार है। छोटी छोटी बाल कविताओं, कथाओं, नाटकों आदि के माध्यम से मानवीय मूल्यों का महत्व समझा सकते हैं, उन्हें संस्कारवान बना सकते हैं, उन्हें उनकी ताकत से परिचित करवा सकते हैं। वैसे भी बाल साहित्य के मर्मज्ञों का मानना है कि जिस तरह डॉक्टर बच्चे को कड़वी दवा किसी मीठी चीज के बहाने देता है ताकि वह दवा को आसानी से, वैसे भी बाल साहित्य के मर्मज्ञों का मानना है कि जिस तरह डॉक्टर बच्चे को कड़वी दवा किसी मीठी चीज के साथ देने की सलाह देता है ताकि वह दवा को आसानी से ले लें, अर्थात कहने का अर्थ है कि कोरा ज्ञान बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसी ज्ञान को बच्चों की मनपसंद कहानी, कविता में पिरोकर उन्हें सुनाया जाए तो वही ज्ञान जहां उन्हें सरस लगेगा वहीं लंबे समय तक उनके जहन में रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं साहित्य और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।